हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की क्लास में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है एम एन श्रीनिवास। एम एन श्रीनिवास इंडियन सोशोलॉजिस्ट है। इनकी जो अध्ययन पद्धति रही है वो संरचनात्मक प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य रही है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव, जो संरचनात्मक प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य या दृष्टिकोण है वो समाज को एक संरचना मानता है। जैसे समाज एक संरचना है, ठीक है, ये संरचना है और ये जो संरचना है ये विभिन्न इकाइयों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो संरचना में कई इकाइयां हैं जिनसे समाज या संरचना बनी होती है। और प्रकार्यवादी का मतलब हुआ कि इन जो इकाइयों में प्रकार्यात्मक संबंध है, इनमें फंक्शनल रिलेशन है, फंक्शनल यूनिटी है, ठीक है। मतलब एक का दूसरे के साथ में कनेक्शन है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर कई सारे अंग है, तो ये हर अंग का एक काम है और ये सब मिलकर एक शरीर बनाते हैं। ठीक इसी तरह जो संरचनात्मक प्रकार दृष्टिकोण ये मानता है कि समाज एक संरचना है, संरचना में कई इकाइयां हैं और इकाइयों के बीच में प्रकार्यात्मक संबंध है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए। 1916 में जन्मे श्रीनिवास ने बंबई विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि प्राप्त की। इसके पश्चात घुरिये के निर्देशन में दक्षिण भारत के कुर्क समुदाय पर अध्ययन किया और पीएचडी की। ठीक है, कुर्क समुदाय याद रखना, कुर्क समुदाय पर इन्होंने अध्ययन किया था। इस पर ही इन्होंने किताबें भी लिखी है, पीएचडी की थी। इसके बाद उच्च अध्ययन के लिए कहाँ चले जाते हैं? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, जहाँ पर ये प्रसिद्ध मानवशास्त्री ब्रैडकिल ब्राउन और इवांस प्रचांड के सानिध्य में आए। डी फिल भी इन्होंने कुर्क समुदाय पर ही किया और कुर्क पर ही 1952 में रीजन एंड सोसाइटी अमोंग द कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया पुस्तक प्रकाशित की। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है इनकी, एक बार याद कर लेना। 1952 में ये प्रकाशित हुई थी, रीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया। इन्होंने भारतीय समाज के अध्ययन में क्षेत्रीय कार्य, जो फील्ड वर्क है, और संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य को केंद्रीय महत्व दिया। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक जो परिप्रेक्ष्य वो अभी मैंने समझाया था, ठीक है। और क्षेत्रीय कार्य, फील्ड वर्क मतलब फील्ड में जाकर अध्ययन करना, उसको महत्व दिया। परंतु घुरिये की तरह ये इंडोलॉजिकल अप्रोच के समर्थक कभी नहीं रहे। इंडोलॉजिकल अप्रोच को इन्होंने बुक रिव्यू किया। हालांकि पीएचडी इन्होंने घुरिये के सानिध्य में की थी, ठीक है, बट इन्होंने जो अप्रोच घुरिये ने अपनाई थी, इंडोलॉजिकल अप्रोच, उसका सपोर्ट कभी भी नहीं किया और उसको कभी अपनाया नहीं। इंडोलॉजिकल अप्रोच से तात्पर्य है फ्रेंड्स, जैसे भारतीय जो संस्कृति या जो धर्म है उसको समझने के लिए हमें वेद पुराण, ठीक है, और जो जो हमारे साहित्य है, पुराना जो साहित्य है उसको समझना होगा। उसको इतिहास में उस अप्रोच पे जाकर ही जो इंडिया का जो अप्रोच है, जो धर्म का जो अप्रोच है, जो 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 हमारे उपनिवेशद हुए, जो वेद हुए, उनमें जो निहित है, उनको पढ़कर ही हम धर्म को समझ सकते हैं। हमारी जो भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज है, उसको समझ सकते हैं, ठीक है। पुरातन जो व्यवस्था है उसको समझ के ही हम आज की नवीन जो भारतीय व्यवस्था है उसको हम समझ सकते हैं। तो इन्होंने इस अप्रोच को नहीं अपनाया, इसकी जगह पर इन्होंने फील्ड वर्क जो है उसको अपनाया। जाति व्यवस्था के संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पक्षों पर इन्होंने प्रकाश डाला। जो जाति व्यवस्था थी उसके संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पक्ष, जैसे जो जाति व्यवस्था है वो उसकी संरचना कैसी होती है, ठीक है, और वो किस तरह से प्रकार्यात्मक रूप से समाज में है, ठीक है। उसका नकारात्मक जो छवि है ना दिखाते हुए इन्होंने उसकी प्रकार्यात्मक छवि दिखाई, उसको सकारात्मक माना था इन्होंने, ठीक है। और किस तरह सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है जाति की व्यवस्था की वजह से, ये उन्होंने बताया था। दक्षिण भारत के कुर्क समुदाय तथा मैसूर जिले के रामपुरा गांव का क्षेत्रीय अध्ययन किया इन्होंने। हिंदू धर्म तथा इसकी प्रकार्यवादी भूमिका को दर्शाने के लिए फैलाव की अवधारणा का प्रयोग भी इन्होंने किया था और प्रादेशिक हिंदुत्व की अवधारणा भी इन्होंने ही दी थी, ठीक है फ्रेंड्स। दोनों अवधारणाओं को याद रखना है, फैलाव की अवधारणा और प्रादेशिक हिंदुत्व की अवधारणा। रामपुरा गांव के अध्ययन में जाति व्यवस्था, अंतरजातीय संबंध, जाति गतिशीलता आदि पक्षों का विश्लेषण प्रस्तुत किया। इन्होंने बताया किस तरह से अंतरजातीय संबंध होते हैं जातियों के मध्य, ठीक है, जातियों के बीच में किस तरह से गतिशीलता होती है, इन सब का विश्लेषण इन्होंने प्रस्तुत किया था, ठीक है फ्रेंड्स। दो चीजें हमें याद रखनी होगी, एक तो कुर्क समुदाय और दक्षिण भारत का कुर्क समुदाय और मैसूर जिले के रामपुरा गांव का क्षेत्रीय, दो जो गांव थे उनका इन्होंने अध्ययन किया था। तो ये याद रखने की बात है, ठीक है। इन्होंने बताया डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया था, डोमिनेंट कास्ट, ठीक है फ्रेंड्स।
इन्होंने बताया कि संख्यात्मक, आर्थिक या राजनीतिक शक्ति प्राप्त प्रभु जातियों की इन्होंने चर्चा की थी। इन्होंने बताया जैसे गांव में मान लेते हैं अगर 100 घर हैं, 100 घर में से 75 जो घर हैं वो किसी एक जाति विशेष के हैं, तो ये सीधी सी बात है कि जो ज़्यादा जो संख्या जिस जिस जाति की है वो उस गांव में प्रभु जाति होगी, मतलब उनकी ज़्यादा चलेगी, वो ज़्यादा लोगों पे अपनी बात मनवाएंगे। ठीक है, वैसे ही अगर मान लो कुछ ऐसे हाउस होल्डर जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है तो वो भी प्रभु जाति के रूप में माने जाते हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग गांव में सुनी जाती है, वो जो बोलते हैं वो बात लोग मानते हैं। ठीक है, कई बार ये होता है कि कुछ जो घर होते हैं उनको राजनीतिक शक्ति प्राप्त है, जैसे सरपंच का घर हो गया, ठीक है, कोई विधायक है उसका घर हो गया, तो उस वो भी प्रभु जाति मानी जाती है। ठीक है, तो प्रभु जाति के लिए इन्होंने 3 तरह की चीज़ों बताई थी, एक संख्यात्मक दृष्टि बताई इन्होंने, आर्थिक दृष्टि बताई और राजनीतिक शक्ति बताई। इन तीनों में से जो भी एक भी चीज़ अगर किसी के पास है, किसी भी जाति के पास है, किसी भी घर के पास है, तो वो प्रभु जाति मानी जाएगी। ठीक है, पुस्तक लिखी इन्होंने सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया 1986 में लिखी थी। इसमें इन्होंने संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण और लौकिकरण की अवधारणा दी। संस्कृतिकरण क्या है? संस्कृतिकरण के लिए देखो इन्होंने बताया था कि जब निम्न जातियों के लोग उच्च जातियों के धार्मिक कर्मकांड, ठीक है, जैसे जनेऊ धारण करते हैं वो लोग, तो बाद में ये देखा गया कि कुछ जो लोग निम्न जातियों के लोग हैं वो भी जनेऊ धारण करने लग गए। ठीक है, उनकी जो जिस तरह की उन्होंने कर्मकांड अपनाते हैं, जिस तरह से पूजा पद्धति करते हैं, खान पान में जिस तरह की वो पवित्रता बरतते हैं, ठीक है, वो सब वो अपनाने लग गए और अपने आप को समाज में एक उच्च परिस्थिति की ओर दिखाने लग गए। ठीक है, तो ये उन्होंने संस्कृतिकरण बताया कि संस्कृति किस तरह से, संस्कृति को लोग सीखते हैं, किस तरह से लोग अपनाते हैं, और जाति जो व्यवस्था है या सामाजिक जो व्यवस्था है उसमें वो अपने आप को सुधार लेते हैं, मतलब बेहतर कर लेते हैं जातियों में। ठीक है, एक दिन उन्होंने पश्चिमीकरण या वेस्टर्नाइजेशन की कॉन्सेप्ट, वेस्टर्नाइजेशन में ये होता है कि जो लोग हैं, जैसे इंडिया के जो लोग हैं, वो पश्चिमी जो व्यवस्था है, जैसे उनका कपड़ा पहनने का स्टाइल है, आज देखते हैं हम जीन्स पैंट हमारे लोग भी पहनते हैं, ठीक है, पैंट शर्ट जो उन्हीं का देन है, हमारे यहाँ तो धोती कुर्ता या भारतीय परिधान थे, लेकिन हमने उनको अपनाया, तो ये पश्चिमीकरण है। एक होता है लौकिकरण या ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब सीधा सा मतलब है कि कोई भी जो देश है उसकी जो इकोनॉमी का पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए खुल जाना। ठीक है, तो इन तीनों बातों का जो जिक्र इन्होंने किया था वो उनकी पुस्तक थी सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, 1986 में ये पुस्तक आई थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है द रिमेम्बरिंग विलेज। 1976 में ही इन्होंने रामपुरा गांव में हो रहे नवीन परिवर्तनों तथा आधुनिक भारत में जाति गतिशीलता की बात करी थी। ठीक है, ये भी याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट जो बुक थी इनकी ये थी द रिमेम्बरिंग विलेज, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। रामपुरा गांव में इन्होंने जो अध्ययन किया था, 1976 में बुक आई थी इनकी। इन्होंने रामपुरा गांव में हो रहे नवीन परिवर्तनों तथा आधुनिक भारत में जाति गतिशीलता की बात करी थी। इन्होंने बताया था कि किस तरह जातियां जो है वो सिर्फ एक बंद व्यवस्था नहीं है, इसमें गतिशीलता होती है। ठीक है, इसकी चर्चा इन्होंने इस पुस्तक में की थी। अगला है इनका कास्ट इट्स 20th सेंचुरी अवतार, 1998 में ये बुक आई थी। दूसरी बुक है इनकी इंडियन सोसाइटी थ्रू पर्सनल राइटिंग्स, ये भी 98 में आई थी। इसमें इन्होंने बताया था कि भारत में हो रहे परिवर्तनों की चर्चा की तथा अपने एक अन्य दिन मास कम्युनिकेशन में नवीन संचार क्रांति के कारण भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तनों की चर्चा की। ठीक है, नवीन जनसंचार क्रांति के कारण भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तनों की चर्चा इन्होंने मास कम्युनिकेशन जो पुस्तक थी इनकी, या जो अध्ययन जो इन्होंने किया था उसमें इन्होंने चर्चा की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। अमीन श्रीनिवास के लिए जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो पूछा जाता है, इस लगभग इनमें से ही जो ज़्यादातर सवाल बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगली क्लास हम फिर लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।